कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि प्राचीन काल से ही एक खास किंगडम पर ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स हमला करते आए हैं जिन्हें ग्रोटेस्करीज कहा जाता है और ये ग्रोटेस्करीज हमेशा लोगों के लिए तबाही और आपदाएं लेकर आते हैं। इस देश का सुप्रीम रूलर यानी एम्परर न सिर्फ शासन करता है बल्कि उसके पास भविष्य देखने की अपोकलिप्टिक पावर भी है। एम्परर के मिनिस्टर्स वो परिवार हैं जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं और ये से खुद को बचा पाई है, लेकिन इस दौरान कई स्पेशल एबिलिटीज वाले लोगों ने अपनी जान भी गंवाई और ताकि आगे किसी को खतरा न हो, इन शक्तियों की आत्माओं को इंसेक्ट मैरी में सील कर दिया गया और फिर अल्टो कैसल में बने एक खास टॉम्ब में बंद कर दिया गया। इसी दुनिया में सैमोरी फैमिली में जन्म लेती है मियो, जो इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी माँ की मौत हो जाती है और उसका पिता बिना देर किए अपनी पुरानी प्रेमिका से शादी कर लेता है। ये शादी पूरी तरह पॉलिटिकल होती है और जल्दी ही मियो के पिता को काया नाम की बेटी होती है जिसमें एलियंस को देखने की ताकत होती है, जबकि मियो को उसके ही घर में एक आम मेड की तरह रहने को मजबूर कर दिया जाता है। जब मियो शादी की उम्र की होती है तो उसका परिवार उसकी शादी जुटांग फैमिली के कियोका कुदू से तय कर देता है और उसी वक्त काया की एंगेजमेंट की तैयारियां भी, और उसे अफसोस होता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन मियो उसे भरोसा दिलाती है कि शादी के बाद शायद उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। तभी काया बीच में आकर अपने फियांसे मिस्टर कोजी को घसीटते हुए ले जाती है और मियो चुपचाप अपने रास्ते चल देती है। उधर उसकी स्टेप मदर और बहन आपस में गॉसिप करती हैं कि मियो जिस आदमी से शादी करने जा रही है वो कितना रूथलेस है और उससे पहले कई अमीर घरों की लड़कियां भाग चुकी हैं। यहाँ तक कि उसकी स्टेप मदर तो ये तक चाहती है कि मियो भी अपनी माँ की तरह इस दुनिया से गायब हो जाए। मियो अपने नए घर पहुंचती है और धीरे धीरे अपने पति के घर में कदम रखती है। कियोका कुदू एक मशहूर फैमिली से है और इस घर का हेड है जिसकी उम्र 27 साल है और मियो रास्ते भर यही सोचती रहती है कि लोग उसके बारे में जो कह रहे हैं वो कितना सच होगा। अंदर पहुंचकर वो अपने पति को ग्रीट करती है जो कुछ देर तक उसे इग्नोर करता है और फिर कहता है कि उसे वही करना होगा जो वो कहे, चाहे वो उसे सांस रोकने को ही क्यों न कह दे। मियो बिना किसी विरोध के उसकी बात मान लेती है, जिसे देखकर कियोका बस मुड़कर अपना काम करने लगता है। रात को मियो अपनी माँ का सपना देखकर जाग जाती है जो अब उसकी रोज की आदत बनती जा रही है और वो जल्दी से किचन की ओर भागती है जैसे वो अपने पिता के घर में करती थी। मांग रही है तो उसे शांत करती है और कहती है कि मास्टर के उठने से पहले दोनों मिलकर काम निपटा लेते हैं। खाना तैयार होने के बाद यूरी और मियो मिलकर कियोका को नाश्ता परोसते हैं, लेकिन कियोका जिद करता है कि मियो पहले खाना चखे। मगर अपने परिवार द्वारा लगातार तिरस्कृत किए जाने के कारण मियो का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका होता है और उसे लगता है कि उसे मालिक के खाने को छूने का भी हक नहीं है। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रहती है और एक शब्द भी नहीं बोल पाती, जिससे कियोका को शक हो जाता है कि कहीं उसने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया। गुस्से में वह वहां से चला जाता है और यूरी और मियो दोनों को घुटनों के बल झुका हुआ छोड़ देता है। उधर एंटी ग्रोटेस्करीज स्पेशल यूनिट में जहाँ कियोका का दफ्तर है, उसका असिस्टेंट और दोस्त गोटो नए भर्ती होने वालों की लिस्ट लेकर आता है जिसमें से कियोका को कम से कम 5 लोगों को चुनना होता है। गोटो उसके चेहरे से उसका मूड भांप लेता है और सोचता है कि या तो मामला उसकी नई मंगेतर से जुड़ा है या फिर यूरी ने उसे डांट दिया होगा, इसलिए वह जानबूझकर उसका मजाक उड़ाने लगता है ताकि उसका पारा और चढ़ जाए। चलते चलते कियोका उसे एक अजीब सा पक्षी दिखाता है जिसे उसने सुबह पेट्रोलिंग के दौरान उठाया था, लेकिन जब वे अपने बाकी साथियों को दिखाते हैं तो कोई भी पहचान नहीं पाता कि वो आखिर है क्या। वे उस चीज को एक टेबल पर रखकर गौर से देखने लगते हैं, तभी अचानक वो जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। हालांकि कियोका वक्त रहते हालात संभाल लेता है। इसके बाद कियोका सीधे आर्मी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात डायरेक्टर जनरल सुडो त्सुगिजी और इंपीरियल हाउस होल्ड के मिनिस्टर ग्रैंड स्टीवर्ड कामिमुरा नोरियो से होती है। वह लॉर्ड सुडो को वही पक्षी दिखाता है जो धमाके के बाद है, जो कब्रगाहों में सोया रहता है। बताया जाता है कि ये कीड़े दर्दनाक मौत के बाद बगावती हो जाते हैं और भौतिक दुनिया से गहरी नफरत करते हैं। कामिमुरा उन्हें यह भी बताता है कि भविष्यवाणी के अनुसार यह कीड़ा राजधानी में फिर से प्रकट होगा। उसकी बात सुनकर कियोका को लगता है कि कीड़ा अपने आप नहीं निकला बल्कि किसी ने बेरियल ग्राउंड्स को खोल दिया होगा। इस पर तीनों गंभीर चर्चा करते हैं और लॉर्ड सुडो खुलासा करता है कि अगर सारे कीड़े एक साथ आजाद हो गए तो उन्हें काबू करने के लिए उनके पास पर्याप्त फौज भी नहीं है। तब कियोका राजधानी में इन कीड़ों से निपटने के लिए एंटी ग्रोटेस्करीज स्पेशल यूनिट की मदद देने की पेशकश करता है। इसी बीच पुराने ट्रेडिंग हाउस त्सुरुकी ट्रेडिंग का युवा मालिक मिस्टर त्सुरुकी अराता वहां आ पहुंचता है और कामिमुरा उसका परिचय बाकी लोगों से कराता है। साथ ही बताता है कि भले ही अराता के पास कोई खास शक्ति नहीं है, लेकिन उसकी नेगोशिएशन स्किल्स उन्हें बहुत काम आने वाली हैं। शाम को कियोका जब घर लौटता है तो सबसे पहले मियो दरवाजे पर उसका स्वागत करती है और सुबह की घटना के लिए बार बार माफी मांगती है। कियोका उसे अनदेखा करके अंदर चला जाता है, लेकिन उसकी लगातार गिड़गिड़ाहट सुनकर रुक जाता है और ध्यान से उसे देखता है। तब उसे पता चलता है कि उसके हाथों में दरारें पड़ी हैं और उसका किमोनो इतना घिस चुका है कि उसे पुराना कहना भी कम पड़ेगा, जो किसी बड़े घर की लड़की के लिए बेहद अजीब बात है। उसे लगता है कि वाकई ये लड़की बाकी सबसे अलग है, बिल्कुल वैसी ही जैसी यूरिया ने उसे बताया था। और यह सोचकर वह उठता है और नहाने के लिए जाने का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। मियो उसके पीछे पीछे वॉशरूम तक जाती है और हैरानी से देखती है कि कैसे वह अपनी गिफ्ट से पानी को गर्म कर देता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। कियोका उससे पूछता है कि वह आदेश देता है कि कल से नाश्ता वही बनाएगी और चेतावनी देता है कि अगर उसने उसे जहर दिया तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। एक पल उसे गौर से देखने के बाद वह उसे जड़ी बूटियों की एक थैली देता है ताकि वह उसे नहाने के पानी में मिला दे। जैसे ही मियो उन हर्ब्स को पानी में डालती है, उसके मन में टीस उठती है
कि सामोरी परिवार की होकर भी उसके पास कोई गिफ्ट नहीं है। उसे लगता है कि वह अपने लॉर्ड के लायक नहीं है और जब कियोका को यह पता चलेगा तो वह उसे तुरंत घर से निकाल देगा। अगले दिन मियो फिर एक डरावने सपने से जागती है और सुबह होते ही लगभग दौड़कर किचन पहुंच जाती है, जहां उसे अपने पिता के घर के दिन याद आते हैं। जब तक वह खुद खाना न बनाए उसे खाने का हक तक नहीं मिलता था। कुछ देर बाद वह यूरी के साथ मिलकर कियोका को खाना परोसती है और कियोका उन्हें भी साथ बैठकर खाने को कहता है। जैसे ही वह पहला कौर लेता है उसे खाना बेहद स्वादिष्ट लगता है और वह मियो की तारीफ कर देता है, जिसे सुनते ही मियो अचानक रोने लगती है और दोनों हैरान रह जाते हैं कि आखिर गलती क्या हो गई। असल में यह पहली बार था जब किसी ने उसके बनाए खाने की तारीफ की थी और खुशी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। कियोका उससे बार बार माफी मांगना बंद करने को कहता है और चुपचाप अपना खाना खाता रहता है। घर से निकलते वक्त वह यूरी से कहता है कि जब वह लौटे तो मियो की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में उसे सब कुछ बताए, क्योंकि वह सामोरी फैमिली की जांच बाहर से करना चाहता है। तात्सुइशी फैमिली को वस्तुओं को नियंत्रित करने की शक्ति विरासत में मिली है और वे सामोरी फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, जिनके पास हवा को नियंत्रित करने की शक्ति है। जबकि सामोरी हाउस में काया की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। इसी बीच दोनों परिवारों के मुखिया मीटिंग कर रहे होते हैं और तात्सुइशी फैमिली नाराज होती है, क्योंकि पहले यह तय हुआ था कि उनकी शादी मियो से होगी, जबकि अब काया की शादी कोजी से तय कर दी गई है। उधर काम साथ बदसलूकी की वह यह जानकर चौंक जाता है कि मियो की असली मां यूसुबा सुमी है और गोटो को अलग ले जाकर रिपोर्ट की पुष्टि करता है, क्योंकि यूसुबा फैमिली काफी समय से छिपकर रह रही है। तभी पास खड़ा त्सुरुकी बोल पड़ता है कि यूसुबा फैमिली के पास लोगों के दिमाग में दखल देने की शक्ति होती है। कियोका उससे पूछने आता है कि वह इस यूसुबा फैमिली के बारे में और क्या जानता है। त्सुरुकी बताता है कि उसने बहुत जगहों की यात्रा की है और इस परिवार के बारे में काफी सुना है और वह उनकी शक्ति के बारे में विस्तार से समझाता है। लेकिन साथ ही उसे हैरानी होती है कि जो कियोका औरतों के मामले में बर्फ जैसा ठंडा माना जाता है, वही अपनी मंगेतर में इतनी इमोशनल दिलचस्पी लेने लगा है। घर लौटते ही यूरी कियोका को मैन हाउस में जाने से पहले मियो की दिन भर की गतिविधियों के बारे में सब कुछ बता देती है। कियोका देखता है कि मियो चुपचाप इधर उधर घूम रही है तो वह उसे बुलाता है और कहता है कि अपनी अगली छुट्टी के दिन वह उसे शहर घुमाने ले जाएगा, क्योंकि जब से वह यहाँ आई है उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। यह सुनकर मियो हैरान रह जाती है, क्योंकि सामोरी हाउस में उसे कभी बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली थी, इसलिए उसे शहर के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वह मन ही मन दुआ करती है कि कहीं उससे कोई ऐसी गलती न हो जाए जिससे उसके लॉर्ड को शर्मिंदगी उठानी पड़े। अगले दिन यूरी उसके चेहरे पर हल्का मेकअप करने लगती है। तभी वह नोटिस करती है कि मियो के हाथों की दरारें काफी हद तक ठीक हो चुकी हैं। मियो बताती है कि यह शायद उन्हीं जड़ी बूटियों का असर है जिन्हें कियोका ने रोज अपने नहाने के पानी में डालने को कहा था, जिस पर यूरी हंसते हुए कहती है कि यंग मास्टर को बचपन से ही हर्बल बाथ बिल्कुल पसंद नहीं है। तब मियो समझ जाती है कि कियोका ने यह सब उसके लिए किया था और वह यूरी की हिदायतों के मुताबिक मेकअप कर लेती है। कुछ ही देर बाद वह तेज कदमों से कियोका की ओर बढ़ती है, जो उसका इंतजार कर रहा होता है और बार बार उसका इंतजार करने के लिए धन्यवाद कहती है। कियोका उसे कपड़ों की दुकान पर ले जाता है और मियो एक किमोनो को देखकर भावुक हो जाती है, क्योंकि वह बिल्कुल उसकी माँ के किमोनो जैसा लगता है। थोड़ी देर बाद वे है कि उसके बचपन में उसकी माँ कभी उसके साथ नहीं रही और यूरी ने ही उसे और उसकी बहन को पाला है। मियो अनजाने में कह बैठती है कि माँ के बिना जीने का एहसास दोनों का एक जैसा है, लेकिन तुरंत होश में आकर माफी मांगने लगती है। कियोका उससे कहता है कि सिर उठाकर बात किया करे और खुद को छोटा महसूस करना बंद करे, क्योंकि अगर वह खुलकर अपनी बात कहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। फिर भी मियो को लगता है कि वह सिर उठाने के लायक नहीं है, लेकिन वह इस आदमी के साथ और वक्त बिताने की चाह रखने लगती है और धीरे धीरे सिर उठाकर पहली बार उसे सामने से देखने लगती है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद वे गलियों में टहलते हैं और कियोका उससे और बातें करता है, यहाँ तक कि पूछता है कि क्या वह इन दिनों ठीक से सो पा रही है या नहीं। तभी रास्ते में मिस्टर त्सुरुकी उन्हें साथ चलते हुए देख लेता है, मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। अगले दिन कियोका बीमार पड़े एम्परर के कक्ष में उससे मिलने जाता है। पहले सम्मान प्रकट करता है और फिर अपने बचपन के दोस्त और सिंहासन के वारिस तकाहितो से मिलता है, जिसे वह अब तक कीड़ों से जुड़ी सारी प्रगति की जानकारी देता है। चिंतित प्रिंस अपने दोस्त से अपनी अधूरी भविष्यवाणी साझा करता है और बताता है कि उसे पूरा यकीन है कि उसके पिता की मौत करीब है, इसलिए वह कियोका से वादा करवाता है कि वह खुद नहीं मरेगा। उधर एम्परर बीमार बिस्तर पर होने के बावजूद भविष्य के दर्शन और संकेत देखता रहता है और कियोका से कहता है कि वह एंटी ग्रोटेस्करी स्पेशल यूनिट को लेकर लोगों की ढाल बने, वरना जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक और दिन मियो यूरी के साथ शहर में सामान खरीदने के लिए बाहर निकलती है। कियोका उसे शहर घुमाने ले गया था। इसी एहसान को चुकाने के बारे में सोचते हुए मियो कुछ रंग बिरंगे धागे खरीदती है और उन्हें देखते हुए मुस्कुराने लगती है कि उनसे वह क्या बना सकती है। तभी अचानक उसकी तंद्रा काया की आवाज से टूट जाती है। काया उसे जिंदा देखकर चौंक जाती है और जैसे ही उसकी ओर बढ़ती है मियो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है और कांपने लगती है जब काया उसे गिफ्ट न होने के लिए ताने मारती है। मियो सिर झुकाकर अपनी बहन से माफी मांगती है, लेकिन काया उसे नजरअंदाज कर चली जाती है और मियो बेहोश होकर गिरे और भाग कर आती है। लेकिन जब तक वह मिस्टर त्सुरुकी को धन्यवाद कहे वह गायब हो चुका होता है। कुछ समय बाद कियोका सैमोरी हाउस जाता है और मियो के माता पिता से बात करते हुए साफ कह देता है कि वह उन्हें किसी तरह का मुआवजा देने का इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनके जैसे लोगों के लिए शादी सिर्फ एक पॉलिटिकल सौदा है। लेकिन वह यह जरूर कहता है कि अगर वे दिल से मियो से माफी मांग लें तो वह उन्हें बड़ी रकम दे देगा। इसी बीच काया, जो कोजी के मियो का साथ देने से नाराज है, बाहर निकलते हुए कियोका को देख लेती है और अपने फियांसे के सामने ही उसकी खूबसूरती पर फिदा होने लगती है। उसी रात कियोका गलियारे से गुजर रहा होता है कि उसे मियो की सिसकियां सुनाई देती हैं। वह उसे आवाज देता है
लेकिन जवाब नहीं मिलता तो कमरे में जाकर देखता है कि मियो नींद में रोते हुए बार बार माफी मांग रही है। वह उसके ठंडे हाथों को छूकर कहता है कि उसकी परेशानियां जल्द खत्म होंगी। तभी अचानक तेज रोशनी चमकती है और वह चौंक कर मुड़ जाता है। अगले दिन यूरी मियो को बताती है कि उससे मिलने कोई आया है और बाहर निकलते ही मियो देखकर हैरान रह जाती है कि सामने हाना खड़ी है, वही नौकरानी जिसे उसकी स्टेप मदर से विनती करने पर निकाल दिया गया था कि बचपन में मियो को बंद न किया जाए। हाना यह देखकर खुश हो जाती है कि मियो को आखिरकार उसकी खुशी मिल रही है और वह घुटनों पर गिरकर माफी मांगती है कि मुश्किल समय में वह उसकी यंग मिस के साथ नहीं रह पाई और दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। हाना बताती है कि उसे मियो का पता सिर्फ इसलिए चला क्योंकि उसने कियोका के आदमियों की आवाज एक जादुई कागज से निकलते हुए सुनी थी और थोड़ी देर बाद कियोका उसे लेने आ जाता है। जाते जाते हाना मियो से कहती है कि आंसू पोंछ ले क्योंकि उसका पति एक अच्छा इंसान है। इसके बाद मियो दौड़कर कियोका के पास जाती है और सच कबूल करती है कि उसके पास कोई गिफ्ट नहीं है। वह अपने माता पिता के घर में नौकरानी की तरह काम करती थी और पढ़ी लिखी भी नहीं है, इसलिए वह किसी बड़े घर की बेटी जैसा कुछ नहीं कर सकती। वह देर से सच बताने के लिए माफी मांगती है और उसे वह छोटी सी चीज दिखाती है जो उसने अपने पछतावे से बनाई है। उसकी बात सुनकर कियोका अपनी कुर्सी से उठता है, उसका चेहरा उठाकर कहता है कि उसे वापस भेजना ही उसके लिए परेशानी बन जाएगा और वह कुछ समय बाद उससे औपचारिक रूप से सगाई करने का इरादा रखता है। यह सुनकर मियो अवाक रह जाती है कि वह उसे अपने पास रखना चाहता है। कियोका उसके बनाए बैंड को लेता है और उसे अपने बाल बांधने को कहता है और जैसे ही वह मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा होता है, मियो का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वह मियो को बताता है कि अगले कुछ दिनों तक वह अक्सर घर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं और उसकी खुशी इतनी ज्यादा होती है कि वह बस शर्माते हुए मुस्कुरा पाती है, बोल तक नहीं पाती। उधर महल में प्रिंस अपने बीमार पिता से मिलने आता है और एम्परर वह अपने बेटे से पहेलियों और कहावतों में बात करता है और प्रिंस हर शब्द का मतलब समझने की कोशिश करता है। उधर कियोका उन नागरिकों से मिलने जाता है जो कीड़ों से संक्रमित हो चुके हैं और अजीब हरकतें कर रहे हैं। फिर वह दफ्तर लौटता है जहां उसके अधीनस्थ उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज सुनते हैं फौरन सीधे खड़े होकर दिखावा करते हैं कि वे मियो से बात कर रहे थे। संयोग से मियो सच में वहां होती है और कियोका तुरंत उसके पास जाकर पूछता है कि वह उसके ऑफिस क्यों आई है, तो वह बताती है कि वह उसके लिए खाना लाई है क्योंकि उसे लगा होगा कि वह भूखा होगा। वह सबके साथ खाना बांटती है और कियोका को उसका हिस्सा देती है, फिर गोटो को भी खाना देती है क्योंकि उसने हाना तक पहुंचने में मदद की थी। बातें करते हुए वह कियोका को अपने साथियों के साथ हंसते बोलते देखती रहती है। कुछ दिन बाद कियोका मियो के लिए ढेर सारे तोहफे खरीद लाता है और यूरी, हाना और मियो तीनों उसकी लाई हुई खूबसूरत ज्वेलरी और कपड़ों को देखकर खुशी से उछल पड़ते हैं, जबकि मियो का दिल इस बात से भर जाता है कि उसे वह पसंद करता है। वह घर से बाहर कुछ देखने जाती है और जैसे ही बाहर कदम रखती है यूरी को जोर की आवाज सुनाई देती है। वह भागकर बाहर आती है तो देखती है कि एक गाड़ी तेजी से भाग रही है और जमीन पर मियो के जूते बिखरे पड़े हैं। उधर एंटी ग्रोटेस्क्यूरीज विभाग में कियोका उसुबा पर रिसर्च करता रहता है और उसे लगता है कि उसका किसी न किसी तरह उस एहसास से रिश्ता है जो उसे उस दिन हुआ था जब उसने मियो को नींद में रोते देखा था। वह यह बात घोटो से कर ही रहा होता है कि तभी दो अफसर दौड़ते हुए उसके ऑफिस में आते हैं। शोर सुनकर कियोका को तुरंत अनहोनी का शक होता है। वह तलवार उठाकर बाहर निकलता है और सामने कोजी से टकराता है जो मियो के गायब होने की खबर लाता है। मियो की आंख खुलती है तो वह खुद को बंधा और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ पाती है। वह छूटने की कोशिश कर ही रही होती है कि उसकी स्टेप मदर अंदर आती है, दरवाजा बंद करके उसे मारने लगती है क्योंकि उसे कियोका की वजह से बेइज्जती महसूस होती है और मियो की माँ से उसकी नफरत भी है। काया मियो को आदेश देती है कि वह कियोका से सगाई तोड़ दे और रास्ते में सैमोरी हाउस जाता है। घर पहुंचते ही कियोका दरवाजे को आग लगा देता है क्योंकि उसे पता है कि उसे अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, इसलिए वह जबरदस्ती घुसने का फैसला करता है और तांडव मचाते हुए तात्सुइशी फैमिली के मुखिया को गिरा देता है, जबकि दूसरी ओर काया और उसकी माँ मियो का चेहरा पानी के बर्तन में डुबोकर उसे मारने की कोशिश करती है। मियो हमेशा की तरह हार मानने ही वाली होती है, लेकिन इस बार वह काया की बात मानने से इनकार कर देती है। इसी बीच कियोका की सैमोरी और तात्सुइशी परिवारों के मुखियाओं से जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है जो देखते ही देखते बेहद खतरनाक हो जाती है। लेकिन कियोका उन दोनों पर भारी पड़ता है और आखिरकार मियो को ढूंढ निकालता है जो उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाती है और वह उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। पीछे से काया चिल्लाती है कि वह मियो से बेहतर विकल्प है क्योंकि उसके पास गिफ्ट है, जबकि मियो उसके किसी काम की नहीं। मगर कियोका गुस्से में उसे चुप कराता है और साफ कह देता है कि वह उसके लिए कभी भी कोई ऑप्शन नहीं रही। फिर वह आदेश देता है कि दोनों परिवारों के मुखियाओं को हेडक्वार्टर्स ले जाया जाए, जबकि पूरा घर आग की लपटों में जलता रहता है। उधर हेडक्वार्टर्स में मोचिजुकी, जो एक संक्रमित इंसान के संपर्क में आ चुका होता है, अजीब ढंग से विभाग में घुसता है और किसी को पता नहीं चलता कि वह खुद अब संक्रमित हो चुका है। 5 दिन बाद सैमोरी परिवार आग में घर जल जाने के बाद गांव के एक निजी मकान में शिफ्ट हो जाता है और उनकी हालत पूरी तरह गिर चुकी होती है, जबकि तात्सुइशी परिवार अपने बड़े बेटे को नया मुखिया बना देता है और अब उनका घराना कुदो फैमिली के नियंत्रण में आ जाता है। कियोका के घर पर यूरी मियो की बाजार में मदद करने के लिए मिस्टर त्सुरुकी को शुक्रिया कहने के इरादे से बुलाती है और मियो भी कियोका के आने पर उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है। लेकिन जाते जाते मिस्टर त्सुरुकी कियोका से कहता है कि मियो की चोटों और उसके बुरे सपनों का कारण वही है और उसने उन्हें यूं ही अनदेखा छोड़ दिया। फिर यह भी कहता है कि अगर वह मियो को बचाना चाहता है तो उसे उसके पास लाना होगा और यह कहते ही वह उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है, जिससे कियोका समझ जाता है कि उसका मेहमान कोई साधारण इंसान नहीं था। कियोका तुरंत अपनी गाड़ी लेकर निकलता है और ऑफिस पहुंचकर त्सुरुकी के नाम वाली फाइल ढूंढता है। तब उसे एहसास होता है कि उसने यह नोटिस ही नहीं किया कि उसका असली है कि जब मियो पहली बार उसके घर आई थी तब उसे कुछ अजीब महसूस हुआ था, इसलिए वह दौड़कर घर लौटता है
और देखता है कि मियो फिर से बुरा सपना देख रही है। वह घबराकर उठती है और भागने लगती है, लेकिन कियोका उसे गले लगाकर भरोसा दिलाता है कि वह उसके साथ है और काश वह उसके नाइटमेयर्स रोक सकता। वह मियो को लेकर त्सुरुकी के घर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि त्सुरुकी उसुबा फैमिली की शक्ति से भ्रम यानी इल्यूजन्स बना रहा है और वह दोनों को उसुबा परिवार के बुजुर्गों से मिलवाता है। फिर मियो को अपने दादा से मिलाता है और बताता है कि बाहर की दुनिया में वह त्सुरुकी कहलाता है, लेकिन उसका असली नाम उसुबा अराता है। बूढ़ा आदमी देखता है कि मियो बिल्कुल उसकी बेटी सुमी जैसी दिखती है और वह खुलासा करता है कि मियो के नाइटमेयर्स के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि उसके शरीर में बहता उसुबा खून ही वजह है। त्सुरुकी आगे कहता है कि अगर मियो उनके साथ नहीं रही तो ये बुरे सपने धीरे धीरे उसकी जान ले लेंगे, लेकिन मियो गिड़गिड़ाकर कहती है कि वह कियोका का साथ छोड़ना नहीं चाहती। तब त्सुरुकी बताता है कि कियोका अभी बेरियल ग्राउंड के मामले में उलझा हुआ है और वह उसके नाइटमेयर्स रोक नहीं सकता। फिर वो कियोका को बताता है कि वो मियो को कभी खुश नहीं रख पाएगा और आखिरकार उसकी अपनी शक्तियां ही उसकी जान ले लेंगी। कियोका भी मियो को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन गहराई से सोचने के बाद वह यही फैसला करता है कि उसकी खुशी और सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। मियो उसकी बात मानने से इनकार करती है, मगर वह उसके आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकती, इसलिए मजबूरी में वहीं रुक जाती है। पूरा दिन मियो रोते हुए बिताती है और उस कंघी को पकड़कर खुद को दिलासा देती है जो कियोका ने उसे तोहफे में दी थी। तभी त्सुरुकी उसके कमरे में आता है और उसके लिए कुछ वेस्टर्न कपड़े लाता है। फिर उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है और अपने दिल की बात कह देता है। साथ ही बताता है कि उनके ब्लड लाइन को किसी और परिवार के साथ मिलाना मना है। मियो बूझकर एक बाहरी आदमी से शादी की थी। उधर कियोका बाहर निकलते वक्त गोटो से संदेश पाता है कि इंपीरियल हाउस होल्ड आर्मी उन पर हमला कर रही है। महल में प्रिंस अपने गंभीर हालत में पड़े पिता के पास दौड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से एम्परर की यादें और चेतना लगभग खत्म हो चुकी होती हैं। कियोका क्वारंटीन के लिए बने बेसमेंट डंजन में पहुंचता है, जहां हालात बेकाबू हो चुके होते हैं क्योंकि आधी यूनिट संक्रमित हो चुकी होती है और संक्रमित अफसर गैर संक्रमितों से लड़ रहे होते हैं। वह किसी तरह लड़ाई के बीच से रास्ता बनाकर मेन बिल्डिंग में घुसता है, जहां गोटो बताता है कि इंपीरियल हाउस होल्ड आर्मी ने अचानक हमला किया है और उसके फेमिलियर से मिली जानकारी के अनुसार सारे कीड़े वहीं मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई आम नागरिक घायल नहीं हुआ। कियोका आदेश देता है कि बैरियर्स खड़े किए जाएं ताकि एक भी कीड़ा बाहर न जा सके, मगर गोटो याद दिलाता है कि ऐसा करने पर वे अपना फेमिलियर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर भी कियोका बाहरी दुनिया को बचाने के लिए यह जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। हालात और बिगड़ते जाते हैं क्योंकि संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है और कियोका सोच में पड़ जाता है कि वह इस तबाही को कैसे संभालेगा। दूसरी तरफ अराता अपने दादा को हेडक्वार्टर्स की हालत बताता है और कहता है कि एंटी ग्रोटेस्करीज स्पेशल यूनिट का पूरी तरह नष्ट होना तय है। यह बात अनजाने में मियो भी सुन लेती है और अचानक उनसे पूछ बैठती है कि वे क्या कर रहे हैं। अराता समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मियो भाग जाती है और जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो मियो अनजाने में अपनी शक्ति इस्तेमाल कर देती है, जिससे अराता पीछे जा गिरता है और उसकी आंखों से खून बहने लगता है। मियो घबरा जाती है, लेकिन उसका दादा उसे शांत करते हुए बताता है कि उसकी ड्रीम वीवर शक्ति जाग चुकी है, जो लोगों को सपनों या आत्मिक दुनिया में खींच लेती है और वह खुद भी उस दुनिया में प्रवेश कर सकती पाती थी। तब बूढ़ा आदमी बताता है कि वे भी ग्रोटेस्क्वेरीज नहीं देख सकते और उनकी शक्तियां उन्हें हराने के लिए नहीं बल्कि दूसरे गिफ्टेड लोगों को पागलपन में जाने से रोकने के लिए हैं। मियो गिड़गिड़ाकर कहती है कि वह कियोका के पास जाना चाहती है, लेकिन अराता उसे साफ मना कर देता है। अराता उसे बताता है कि यह एम्परर का आदेश है और जब तक उल्टा हुक्म नहीं आता वे उसे जाने नहीं दे सकते, क्योंकि एम्परर को एक डिवाइन रेवलेशन हुआ था कि एक ड्रीम वीवर प्रकट होगी और उसे डर था कि अगर वह भविष्यवाणी ड्रीम वीवर से कमजोर निकली तो शाही परिवार की सत्ता ही हिल जाएगी। एम्परर का फिजिशियन उसकी वसीयत पढ़कर प्रिंस को बताता है कि अगर कुदू कियोका सैमोरी फैमिली के साथ मिल गया तो वह एम्परर के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। इसी वजह से उजागर हुए ब्यूरियल ग्राउंड्स का फायदा उठाकर कियोका को ढाल बनने का आदेश दिया गया था। टूटे हुए प्रिंस को समझ आता है कि शुरू से ही कियोका को मारने की योजना बनाई गई थी ताकि उसे बचाया जा सके और आखिरी योजना यह थी कि अगर सिर्फ कीड़ों को मारने का कोई रास्ता न बचे तो एंटी ग्रोटेस्करीज स्पेशल फोर्सेज आपस में ही बैरियर के अंदर एक दूसरे को खत्म कर दें। हेडक्वार्टर्स में कियोका के सामने सबसे कठिन फैसला आता है उन लोगों को मारना जिन्हें वह चाहता है, क्योंकि वे संक्रमित और खतरनाक हो चुके हैं और दिल पर पत्थर रखकर वह उन्हीं सैनिकों से लड़ता है जिनका वह कप्तान है। उधर किंग्स चैम्बर्स में प्रिंस देख लेता है कि फिजिशियन की कलाई पर निशान है और वही एम्परर को जहर दे रहा है। तब उसे समझ आता है कि पूरी साजिश उसी की थी और उसी ने बैरियल ग्राउंड्स को उजागर किया था। यूजुबा हाउस में अराता बताता है कि उनका नियम है कि जब भी ड्रीम वीवर पैदा होती है परिवार का चुना हुआ सदस्य अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा करता है, इसलिए वह मियो को नहीं जाने देगा क्योंकि अब जिंदगी भर उसकी जिम्मेदारी वही है। मियो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि चाहे उसकी जान चली जाए उसे कियोका की मदद करनी है, भले ही वह अपनी शक्तियों को पूरी तरह नियंत्रित न कर पाए। वह उठकर सीधे हेडक्वार्टर्स की ओर दौड़ती है जहां कियोका गोडो को खुद को खत्म करने से रोकने भागता है, लेकिन चौंक जाता है यह जानकर कि गोडो भी संक्रमित हो चुका है और इसीलिए लड़ाई कैसे खत्म किया जाए बिना अपने प्रिय लोगों को नुकसान पहुंचाए। वह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपनी मां से मिलती है और जिस आदमी से वह प्यार करती है उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हो जाती है, मगर ठीक समय पर अराता आकर उसकी मदद करता है। जब उसे पता चलता है कि मियो बेहोश होने लगी है, कुछ घंटों बाद अफरातफरी खत्म हो जाती है और सैनिक सामान्य हो जाते हैं। कियोका दौड़कर मियो के पास पहुंचता है और मियो कबूल करती है कि वह उसकी जिंदगी में उसके साथ रहना चाहती है। हालात संभलने के बाद वह प्रिंस से मिलता है और बताता है कि सुमी ने मियो की शक्तियां इसलिए सील की थीं क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी ड्रीम वीवर है और वह शुक्रगुजार होता है कि कम से कम एक इंसान ने मियो से सच्चा प्यार किया।
क्योंकि वह समझता है कि एक माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया था। वह प्रिंस से गुजारिश करता है कि अगर उसे अपने पिता के कामों में कोई गलती दिखे तो उन्हें ठीक करे। और आखिर में कियोका के घर पर मियो वह किमोनो पहनती है जो उसके लॉर्ड ने उसके लिए चुना था और बाहर जाने की तैयारी करती है। यूरी उसे देखती है और उसके नए आत्मविश्वास की तारीफ करती है जो कियोका के साथ उसके बढ़ते प्यार और अपनापन का नतीजा है। कुछ ही मिनटों बाद मियो महल पहुंचती है और गेट पर अपने लॉर्ड का इंतजार करने लगती है। जैसे ही कियोका की नजर उस पर पड़ती है वह दौड़ता हुआ उसकी तरफ जाता है और मियो अपने साथ लाई हुई छतरी उसे थमा देती है ताकि गिरती बर्फ उस पर न पड़े। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए खड़े रहते हैं। तभी बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है और जैसे ही वे अपने निवास की ओर बढ़ते हैं कियोका अचानक रुककर पीछे है। वह मियो के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और मियो खुशी से झूमते हुए उसकी बात स्वीकार कर लेती है। जिसके बाद ये दोनों लव बर्ड्स मुस्कुराते हुए मुख्य इमारत की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और यहीं इस कहानी का अंत होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।